हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम मानव में जनन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने नर जनन तंत्र के पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नर जनन तंत्र के एक अन्य भाग या महत्वपूर्ण भाग, प्रमुख भाग टेस्टिस या वृषण के बारे में अध्ययन करेंगे। टेस्टिस या वृषण जो होते हैं, मानव में एक जोड़ी और हल्के गुलाबी रंग की एक संरचना है जो अंडाकार होती है। आकार अगर अपन देखें इनका तो लगभग जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इनकी देखें तो 4 सेंटीमीटर, क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होती है। भार लगभग इनका 10 से 15 ग्राम होता है। और टेस्टिस जो होते हैं या वृषण जो होते हैं, मानव में उदर गुहा के बाहर श्रोणि क्षेत्र में वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण कोश एक थैलेनुमा संरचना है जिसमें वृषण स्थित होते हैं। वृषण कोश में स्थित होने का कारण है कि मानव की जो उदर गुहा है, उदर गुहा का जो तापमान है वृषण कोश की अपेक्षा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। और उदर गुहा का तापमान अधिक होने की वजह से उदर गुहा में वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। शुक्राणु निर्माण के लिए प्रतिकूल होता है, इसी कारण ये स्क्रोटम या वृषण कोश में पाए जाते हैं। परंतु फिर भी कुछ जीव होते हैं जिनमें जो है वृषण हमेशा वृषण जो है उदर गुहा में ही भी रहते हैं, जैसे कि हाथी है, व्हेल मछली है, डॉल्फिन है। इनमें जो वृषण होते हैं वो आजीवन उदर गुहा में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जीव है जैसे चूहा, खरगोश, बिल्ली, गिलहरी, इनमें जो वृषण होते हैं वो सिर्फ जनन के समय ही वृषण कोश में आते हैं, बाकी समय उदर गुहा में ही रहते हैं। लेकिन मानव में इनका निर्माण तो उदर गुहा में होता है। जब मानव भ्रूणावस्था में होता है तो वृषणों का जो निर्माण होता है, निर्माण तो उदर गुहा में होता है, लेकिन जन्म के समय ये वृषण कोश में आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ मानव में कुछ लोगों में जो है जन्म के समय भी वृषण जो है वृषण कोश में नहीं उतर पाते, श्रोणि क्षेत्र में नहीं उतर पाते, उदर गुहा में ही रह जाते हैं। तो ऐसे लक्षण को इसको कहा जाता है गोपिक वृषणता या क्रिप्टोक्रिडिज्म, जिनमें वृषण जो है जन्म के बाद भी वृषण कोश में नहीं उतर पाते, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्रिप्टोक्रिडिज्म वाले जो प्राणी होते हैं इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है और इसे कहते हैं एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया क्या है? शुक्राणु निर्माण ना हो पाना। यानी जिनमें वृषण जो है उदर गुहा में ही बने रह जाते हैं, उनमें शुक्राणु निर्माण की क्रिया संभव नहीं होती है और इसे कहा जाता है एंजियोस्पर्मिया। जिनमें एंजियोस्पर्मिया पाया जाता है उनमें कभी कभी क्या होता है, कैंसर हो जाता है, वृषण कैंसर हो जाता है और ऐसी स्थिति में वृषणों को शल्य क्रिया के द्वारा हटाना पड़ता है। और वृषणों को शल्य क्रिया के द्वारा हटाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है आर्कीडेक्टोमी। आर्कीडेक्टोमी क्या है? वृषणों को शल्य क्रिया द्वारा हटाना। वृषणों को शल्य क्रिया द्वारा हटाना क्यों हटाया जाता है? वृषण कैंसर हो जाने की वजह से। तो ये तो थी वृषणों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी टेस्टिस के बारे में। अब इसकी संरचना के बारे में अपन कुछ बात करें। डार्टोस्पेसी संरचना में जो मुख्य जो संरचना है, सबसे पहले अपन बात करें डार्टोस्पेसी। क्या है डार्टोस्पेसी? जो वृषण कोश होता है, जो थैलेनुमा संरचना जो स्ट्रक्चर होती है वृषण कोश, जिसमें कि वृषण स्थित होते हैं। वृषण कोश में आंतरिक जो स्तर होता है वृषण कोश का, जो उपत्वचीय स्तर होता है वृषण कोश का, जो स्तर है वो अरेखित पेशियों से निर्मित होता है और इन अरेखित पेशियों से निर्मित जो स्तर होता है उसको कहा जाता है डार्टोस्पेसी। डार्टोस्पेसी जो होती है ये संकुचित और शिथिलित हो सकती है, यानी इसमें संकुचन और शीतलन का गुण पाया जाता है और इसी गुण की वजह से ये वृषण को सर्दियों के समय में संकुचित हो जाती है और उदर गुहा के पास ले जाती है, जिससे कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए टेम्परेचर मिल जाता है हमें और गर्मियों में शिथिलित हो जाती है, फैल जाती है और वृषणों को उदर गुहा से दूर ले जाती है। तो शुक्राणु परिपक्वन के लिए अनुकूलता प्रदान करने के लिए संकुचित और शिथिलित होती रहती है। इसके अलावा जो ये वृषण कोश है, वृषण कोश वृषण से
जिन तंतुओं के द्वारा जुड़ा रहता है उन्हें कहा जाता है गुब्रेनकुलम तंतु। गुब्रेनकुलम तंतु क्या है? यानी वो तंतु जिनके माध्यम से वृषण जो है वृषण कोश से जुड़ा रहता है, वो क्या कहलाते हैं? गुब्रेनकुलम तंतु। उसके बाद में जो वृषण है, वृषण के मध्य भाग में इग्वाइनल नाल या वक्षण नाल जो है, टेस्टिस या वृषण के मध्य भाग में एक रस्सीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे वक्षण नाल या इग्वाइनल नाल कहते हैं। इसी संरचना में से होते हुए वृषण धमनी, वृषण शिराएं, तंत्रिकाएं या अन्य संरचनाएं जो है वृषण में प्रवेश करती है उदर गुहा से। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा वृषण की अब संरचना पे अपन आते हैं। सबसे पहले बाहर वृषण कोश था, एक थैलेनुमा संरचना जिसमें कि वृषण स्थित होता है और वृषण जो है इस वृषण कोश से गुब्रेनकुलम तंतुओं के द्वारा जुड़ा हुआ था। अब ये अपन बात करते हैं खुद स्वयं जो वृषण है, इस वृषण पर भी दो आवरण पाए जाते हैं। वृषण दो आवरणों के द्वारा घिरा होता है और वृषण के जो दोनों आवरण हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यानी वृषण के जो आवरण है वो क्या कहलाते हैं? बाहर वाला जो आवरण है ट्यूनिका वेजाइनेलिस और दूसरा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका वेजाइनेलिस में दो परतें पाई जाती है, पैराइटल और विसरल। ट्यूनिका वेजाइनेलिस दो परतों का बना होता है, एक होती है पैराइटल और दूसरी होती है विसरल। दूसरा जो आवरण है अंदर वाला आवरण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है अंदर की ओर फोल्ड होकर के, वलित होकर के पालीनुमा संरचनाओं का निर्माण करता है जिन्हें कहा जाता है वृषण पालिका। वृषण पालिका जो है ये एक वृषण में, एक टेस्टिस में 250 से 300 तक होती है, 250 से 300 तक होती है। किससे बनती है? आंतरिक आवरण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बनती है। वलित होकर के वृषण पालिकाओं का निर्माण हो जाता है जो कि 250 से 300 तक होगी। अब प्रत्येक जो वृषण पालिका होगी, प्रत्येक वृषण पालिका में सूक्ष्म नलिका रूपी संरचनाएं पाई जाती है जो 1 से 3 तक होती है। एक वृषण पालिका में 1 से 3 तक सूक्ष्म नलिका रूपी संरचनाएं होंगी जिनको कहा जाएगा शुक्रजनक नलिकाएं या रेता नलिकाएं भी कहते हैं। शुक्रजनक नलिकाएं या रेता नलिकाएं, इन्हीं को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। ये कहाँ होती है? प्रत्येक वृषण पालिका में। प्रत्येक वृषण पालिका में प्रत्येक इन कोष्ठक में 1 से 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। फिर प्रत्येक जो शुक्रजनक नलिका होती है, इससे पहले अपन बात करें, जो शुक्रजनक नलिका है ये टेस्टिस की या वृषण की अत्यंत इम्पोर्टेंट यूनिट होती है। इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण जो वृषण की स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी से बनी होती है स्ट्रक्चर। इसके अलावा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है क्योंकि आगे अपन इसमें अध्ययन करेंगे, अभी पढ़ेंगे कि जो स्पर्म्स है उनके निर्माण में भी इसी का योगदान है। अब शुक्रजनक जो नलिकाएं होती है वो स्वयं भी दो आवरणों के द्वारा घिरी रहती है, दो लेयर्स पाई जाती है इन पे। और जो दोनों आवरण है, दोनों जो इसकी लेयर्स है, वो आवरण जो है वो कहलाते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया और जननिक उपकला। बाहर वाला जो आवरण होगा, बाहर वाली जो लेयर है वो कहलाएगी ट्यूनिका प्रोपेरिया और जो अंदर वाली लेयर होगी वो कहलाएगी जननिक उपकला। जो शुक्रजनक नलिका है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, दो आवरण हो गए और दोनों आवरणों के अंदर उपकला उत्तक का तरल भरा रहता है। संयोजी उत्तक के रूप में उपकला उत्तक का तरल भरा रहता है और उस तरल में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। जो शुक्रजनक नलिका है, इसी शुक्रजनक नलिका के जो अंदर वाला भाग होगा उसमें अंतराली उत्तक भरा रहेगा, उपकला उत्तक भरा रहेगा और उसमें जो कोशिकाएं पाई जाएगी वो कहलाती है अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका, ये अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं जो है यही आगे चल करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। यानी लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिकाओं के द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है जो कि नर हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन है। और यही हार्मोन क्या करता है? मानव में, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को भी प्रेरित करता है और शुक्राणु निर्माण की क्रिया को भी प्रेरित करता है। तो ये तो था शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर भरा हुआ जो उत्तक होता है उसमें पाई जाती है अंतराली कोशिकाएं और उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन बनता है।
अब अपन बात करें जो दो इसके आवरण थे बाहर वाले, उन आवरणों में जो अंदर वाला आवरण है जननिक उपकला, उस जननिक उपकला में दो प्रकार की सेल्स होती है, दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया या नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ये डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित कोशिका होती है, और ये क्या करती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जो स्पर्मेटोगोनिया है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करती है हैप्लॉइड स्पर्म्स का निर्माण करती है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और जो दूसरे प्रकार की सेल थी सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका जो है निर्मित हो रहे शुक्राणुओं को सहारा देती है, सुरक्षा देती है और पोषण प्रदान करती है, और इसी कारण सर्टोली कोशिका को धात्री कोशिका या नर्स सेल्स भी कहा जाता है। तो ये थी दो प्रकार की सेल्स जो कि किस में पाई जा रही है, शुक्रजनक नलिका में पाई जा रही है। अब जो शुक्रजनक नलिका है, यहाँ पर अगर अपन एक बार देखें कि ये इसके जो आवरण थे बाहर वाले रसन के दो, ट्यूनिका वेजाइनलिस, और अंदर वाला जो था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो था ये वलित होकर के इन वृषण पालिकाओं का निर्माण कर रहा है, कोष्ठकों का निर्माण कर रहा है, और प्रत्येक जो वृषण पालिका थी इनमें भी शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। शुक्रजनक नलिकाओं में अपन ने देखा कि दो प्रकार की सेल्स थी, शुक्रजनक नलिका भी दो आवरण थे, बाहर वाला जो आवरण था जननिक, अंदर वाला जो था जननिक उपकला, उसमें दो प्रकार की सेल्स थी, स्पर्मेटोगोनिया जो शुक्राणु बनाती है, और सर्टोली सेल जो कि शुक्राणु को पोषण देती है। अब ये जो सेल्स होती है शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनक नलिकाएं जो होती है वो नलिकाएं आपस में संयुक्त होकर के 20 से 30 नलिकाओं के रूप में वृषण के मध्य भाग में खुलती है और एक जाल के समान संरचना बना लेती है। जो ये 20 से 30 शुक्रजनक नलिकाएं एक साथ संयुक्त होकर के बीच में जाल जैसी संरचना बनाती है, उसे कहा जाता है रेटेटेस्टिस या वृषण जालक। 20 से 30 शुक्रजनक नलिकाएं कहाँ खुलती है आकर के, वृषण जालक में या रेटेटेस्टिस। अब जो रेटेटेस्टिस या जो वृषण जालक है, ये वृषण जालक 12 से 20 शुक्र नलिकाओं के रूप में, 12 से 20 शुक्र नलिकाओं के रूप में, यहाँ से ये रेटेटेस्टिस, ये जो नलिकाएं इसे निकल रही है शुक्र नलिकाएं हैं, और ये शुक्र नलिकाएं जो है 12 से 20 तक होती है और एक सघन कुंडलित संरचना में खुलती है, और इस सघन कुंडलित संरचना को कहते हैं एपिडिडाइमिस या अधिवृषण, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस में खुल जाती है। एपिडिडाइमिस या अधिवृषण जो है मानव में लगभग 6 मीटर लंबी संरचना होती है। तो ये थी वृषण के बारे में, एक अपन ने वृषण के बारे में जो है डिटेल अध्ययन किया। आगे हम बाकी जो नर जनन तंत्र के शेष भाग है उनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।